बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज मैं आपके सामने उसकी समरी बयान करने जा रहा हूं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर ले तो लेक्चर नंबर 1 में हमने फूड के बेसिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था कि बेसिक कैटेगरीज कौन कौन सी है। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। इसके बाद अगर हम प्रोटीन का जिक्र करें तो प्रोटीन हमारे बॉडी में जितने सारे सेल्स है उनका हिस्सा है और ये हमारे बॉडी को एनर्जी देती है और इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी के सारे सेलों का हिस्सा है। इसके बाद अगर हम फैट्स की बात करें तो जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उतनी ही एनर्जी हमें फैट से मिलती है। अगर हम मिनरल्स और विटामिन की बात करें तो हमारे बॉडी को मिनरल्स और विटामिन बहुत थोड़ी सी मिकदार में रिक्वायर होते हैं और ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। रोजमर्रा के हिसाब से हम जितना भी फूड खाते हैं उसमें ये चीजें शामिल होती है और इसकी डाइजेशन बहुत जरूरी होती है। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल एंड टू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन में दो तरह के ब्रेकडाउन हमने पढ़े थे, केमिकल ब्रेकडाउन और मैकेनिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन में हमने पढ़ा था कि केमिकल ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन होता है जो एसिड के जरिए होता है और एंजाइम के जरिए होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हमने पढ़ा था कि हम जब इंजेक्शन करते हैं और फूड को हम दांतों के जरिए चबाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अच्छा, फिर जब डाइजेशन हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है फूड मॉलिक्यूल की, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। उसकी एब्जॉर्प्शन कहां पर होती है? ये हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में उन फूड मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के एक हिस्से में आते हैं जिसको हम रेक्टम कहते हैं और वहां पर स्टोर हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस की बात कर ले तो उसमें हमने मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला प्रोसेस ये होता है कि हम जब इंजेक्शन करते हैं, फूड चबाते हैं दांतों के जरिए, तो हमारे माउथ में एक लिक्विड प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम सलाइवा कहते हैं। उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं और वो स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है माल्टोज में। फिर जो च्यूड फूड होता है वो कहाँ आता है? वो आता है एसोफेगस में। एसोफेगस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये 10 इंच का एक लंबा ट्यूब है। डाइजेशन में उसका कोई काम नहीं होता। उनमें कंट्रैक्शन मसल होते हैं और उस कंट्रैक्शन मसल के जरिए क्या होता है? फूड माउथ से स्टमक तक आ जाता है। कहाँ आ जाता है? स्टमक तक आ जाता है। स्टमक के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। वहां पर हमारे पास एक एसिड होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl कहते हैं। और वहां पर हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है। किस में? अमाइनो एसिड में। प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है और उसको कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते ही फूड के साथ एक लिक्विड शामिल हो जाती है जिसको हम बाइल कहते हैं और वही बाइल लिवर में प्रोड्यूस हो जाती है और जो इजाफी बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पेंक्रियास के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें 3 टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की ब्रेकडाउन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के एक हिस्से में आ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम रेक्टम कहते हैं और रेक्टम से फिर एनस के जरिए वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। किसके जरिए रिमूव हो जाते हैं? एनस के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर ले, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पहले नंबर पर फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा था कि फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब आप कोई कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, उसमें बैक्टीरिया होती है, उसमें वायरस होती है, उसमें पैरासाइट्स होते हैं और वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल होकर वहां क्या करते हैं? वहां टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है? जहर होता है।
एंड डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम फूड को अच्छे तरीके से नहीं चबाते, जल्दी जल्दी खाते हैं, उसकी वजह से हमारे स्टमक में मौजूद जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और फिर जब हम डकार लगाते हैं तो वही जो एसिड्स होते हैं वो हमारे गुलिट या एसोफेगस तक पहुंच जाते हैं और एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करते हैं, जिसको हम कभी कभार हार्ट बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? हार्ट बर्न कहते हैं। कभी कभार उससे एक बीमारी भी हो जाती है जिसको हम अल्सर कहते हैं। अल्सर के बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्सर ग़िज़ा की नाली में जो जख्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। ये जख्म एसोफेगस में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है और इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। डायरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि पतले पानी जैसे दस्त का बार बार आने को हम डायरिया कहते हैं और ये इन्फेक्टेड फूड की वजह से होता है, जिसमें वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वही वायरस और बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाकर मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो उन जरासीम पर झपटना शुरू कर देते हैं और उनको किल करना शुरू कर देते हैं। डायरिया में जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, इसलिए डायरिया होने के फौरन बाद मरीज को अस्पताल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो फाजिल मवाद होते हैं, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है या जो फीसेस होते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और जिस्म से इसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। उर्दू में हम उसको क्या कहते हैं? कब्ज़ कहते हैं। अच्छा जी, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने अपने बुक के चैप्टर नंबर 1 से 15 MCQs बनाने हैं। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।